Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Sajjad Hussain. आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, इससे हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरीक़े से हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिबेल किया। रिबेल मीन्स रिवॉल्ट, यानी कि बगावत। किस तरीक़े से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत किया 1857 में। 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जहाँ से हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में कि किस तरीक़े से 1857 का बगावत शुरू हुआ और इस बगावत के बाद किस तरीक़े से हिंदुस्तान की लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए और ब्रिटिश ने अपने पॉलिसीज़ को कैसे चेंज किया। 1857 से पहले ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो हिंदुस्तान में कुछ अलग था, लेकिन 1857 के बाद इन लोगों ने हिंदुस्तान में रूल करने का जो सिस्टम है उसमें चेंजिंग लाए गए। तो देखते हैं कि किस तरीक़े से 1857 का रिवॉल्यूशन आया और इसके बाद इंडियंस के साथ क्या हुआ। चैप्टर नंबर 5। Policies and the people. In the previous chapter, you look at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसका टाइटल था ट्राइबल डाइकुस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से ट्राइबल और फॉरेस्ट पीपल के ऊपर जुल्म हुआ। ठीक है, उससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान के नवाब्स और बादशाहों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने जुल्म किया। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स जो ब्रिटिशर्स का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जब से इंडिया में आया था, इन्होंने मीन्स ये जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने हमारे इंडिया के किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल सोल्जर सब की ज़िंदगी मुतासिर कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमारे इंडिया के किंग्स की ज़िंदगी पर असर किया या क्वींस की ज़िंदगी पर असर किया या पीजेंट्स की ज़िंदगी पर असर किया या लैंडलॉर्ड्स की ज़िंदगी पर असर किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ट्राइबल्स की ज़िंदगी पर भी असर किया, सोल्जर्स की ज़िंदगी पर भी असर किया। सबकी ज़िंदगी जो है मुतासिर हो गई, सबकी ज़िंदगी पर असर हुआ। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। आपने ये भी देखा प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से लोगों ने, अगर हम सोल्जर की बात करेंगे, अगर हम पीजेंट की बात करेंगे, अगर हम ट्राइबल की बात करेंगे, अगर हम क्वींस की बात करेंगे, किंग्स की बात करेंगे, आपने ये देखा और इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि बाकी भी कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया और अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और लोगों ने इन पॉलिसीज़ और उन एक्शंस के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ चलाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुआ, हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात से ब्रिटिशर्स ने खेला। ये सब चीज़ें जो है अंग्रेज़ों ने किया और आपने ये भी देखा और इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने भी वापस पलट कर ब्रिटिश को क्या किया, आवाज़ उठाया और रिबेलन किया, बगावत किया। पहला हम यहाँ पे देखेंगे नवाब लॉस देयर पावर। सबसे पहले जब अंग्रेज़ आया तो हिंदुस्तान का जो नवाब था, नवाब मीन्स जो किंग था, इन लोगों ने अपनी पावर को खो दिया। ब्रिटिश के आने से पहले हिंदुस्तान के नवाब्स के पास बहुत ज़्यादा पावर था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आया तो हिंदुस्तान की नवाब्स का पावर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode.
They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed force disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. जब मिड 18 सेंचुरी में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा जमाया और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपना हुकूमत चलाना शुरू किया, तो मिड 18 सेंचुरी मीन्स 18 सेंचुरी की बीचों बीच से लेकर शुरू हुआ नवाब्स के ऊपर जुल्म। हिंदुस्तान का जो नवाब यानी कि जो राजा महाराजा या राजास था, इन लोगों का पावर, ये इंडियंस जो किंग था, जो यहाँ का जो लोकल किंग था या अफ़गानी था या मुगल्स था, यहाँ पे जो भी किंग था, इनका जो हुकूमत था, इनका जो पावर था, वो ब्रिटिश के आने से धीरे धीरे कम होता चला गया। आज से पहले हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह हुकूमत करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उल्टा बादशाहों के ऊपर हुकूमत किया। तो जब से ब्रिटिशर्स आया तो नवाब्स की पावर कम होना शुरू हुआ। ग्रेजुअली इनकी अथॉरिटी, मैं नवाब के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं का अथॉरिटी और ऑनर, इज्जत दोनों कम होना शुरू हुआ। इन रूलर्स की आज़ादी, मतलब ये अजीब अजीब आलिशान महलों में बैठते थे, अलग अलग प्लेसेस में बैठते थे। इनकी आज़ादी और इनकी जो मतलब बाकी चीज़ें हैं वो सब डिसबैंड हुआ, वो सब ख़त्म हुआ। और इनका जो रेवेन्यू सिस्टम है उन सब को भी ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। और इनका जो टेरिटरी है वो वापस ले लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो सब कुछ जो है इनकी ज़िंदगी चेंज कर दिया जब से ब्रिटिशर्स आया, नवाब्स की ज़िंदगी चेंज हो गई। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. बहुत सारे फैमिलीज निगोशिएट करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, मतलब वो डिबेट व डिस्कशन के ज़रिए अमन के साथ बैठना चाहता था। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। अगर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, जो झांसी एक जगह है हिंदुस्तान की यूपी में, उस पर हुकूमत करते थे। उस रानी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है पहले वो अंग्रेज़ों से बातचीत करना चाहता था ताकि उसकी जो मतलब अपनी जो इंटरेस्ट हैं, अपना जो मकसद है वो पूरा हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी का रानी था, झांसी एक जगह है उसके ऊपर राज करता था, तो इसीलिए इसको झांसी की रानी कहते थे। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहना चाहता था कि हर एडॉप्टेड सन इज़ द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जो रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड है, जो रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड है, उसके मर जाने के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई का जो हस्बैंड है, उसके मर जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का डिमांड यही था कि उसका सारा जो मतलब प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उसका जो किंगडम है वो उसकी एडॉप्टेड सन को मिलना चाहिए। उनके पास एक एडॉप्टेड सन था, उसको मिलना चाहिए, जो उसका बादशाहियत है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, देखो एक सिस्टम होता है, जब कोई बादशाह मर जाता है तो उसका बेटा क्या करता है, उसकी बादशाहियत को संभालता है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसके पास एक एडॉप्टेड सन था। तो रानी लक्ष्मीबाई का डिमांड यही था कि ब्रिटिशर्स से कि मेरा हस्बैंड मर गया है, या मरने के बाद क्या होना चाहिए, जो मेरा एडॉप्टेड सन है उसको किंगडम मिलना चाहिए। तो यही डिमांड था, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स से बातचीत करना चाहता था। नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, pleaded that he be given her father's pension when the latter died. नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड का बेटा था, नाना साहेब जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड का बेटा था। तो नाना साहेब ने भी कहा, अंग्रेज़ों से यही डिमांड किया कि
जब मेरा फादर मर जाए तो उसका पेंशन मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की सोसाइटी में अंग्रेज़ों के आने से पहले ये सब होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन सब पर रोक लगाने की कोशिश किया। सीधी सी बात है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बादशाहियत या जो भी प्रॉपर्टी है उसका बेटा संभालता है। तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो क्या करता था, पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उसने मतलब उसका जो बेटा था नाना साहेब, तो नाना साहेब भी यही चाहता था कि पेशवा बाजीराव सेकंड के मरने के बाद मेरे पापा का जो पेंशन है वो मुझे मिल जाए। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न इट डाउन दिस प्लीज। लेकिन कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने ना तो झांसी बाई की हुकूम मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, ना तो नाना साहब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। दोनों की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कंपनी ने अपनी पावर और दम दिखाकर, अपना मिलिट्री ताकत दिखाकर क्या किया, जंग के ज़रिए इन सारे रिक्वेस्ट को नीचे रख दिया। ठीक है, तो झांसी बाई और झांसी की रानी और ये नाना साहब, इन दोनों का जेन्युइन डिमांड था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन दोनों की डिमांड को नहीं माना और इन दोनों के साथ जंग किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। Awadh was one of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor-General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. और एक जगह है हिंदुस्तान में जिसका नाम कहता था अवध। अवध एक जगह का नाम है। अवध हिंदुस्तान का सबसे लास्ट जगह है जिस पर अंग्रेज़ों ने आखिरी बार हुकूमत किया। अवध के ऊपर 1801 में 1801 में अवध वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे लास्ट टाइम क्या किया, हुकूमत किया। 1801 में अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस, ये एक पॉलिसी होता है जिसके तहत अंग्रेज़ जो भी ज़मीन होता है या जो भी पैसा होता है वो ख़ुद के नाम पे करता है। एक स्कीम था इनका, तो अंग्रेज़ों ने सब्सिडरी अलायंस, ये एक नाम है, इस नाम से क्या किया, पॉलिसी इम्पोज कर दिया अवध के लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से अवध के लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी और जो भी पैसा था या जो भी ज़मीन था वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो अवध वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे लास्ट में हुकूमत किया था। 1801 में अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो एक पॉलिसी का नाम है वो इम्पोज कर दिया अवध के ऊपर, और 1856 में इस पॉलिसी को फिर से ब्रिटिश ने वापस ले लिया। गवर्नर जनरल उस टाइम पर अवध के ऊपर जो हुकूमत करता था उसका नाम था डलहौजी। इसने डिक्लेयर कर दिया कि, इसने ये कहा कि हिंदुस्तान के बादशाहों को या हिंदुस्तान के लोगों को, जो यहाँ के लोकल पीपल्स हैं, उनको अवध के ऊपर हुकूमत करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, अवध के ऊपर हुकूमत करेंगे, जिसकी वजह से अवध जो है वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन चल जाएगा, अवध के ऊपर सरकार चल जाएगा। तो इस तरीके से अवध जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने और इसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस वाला पॉलिसी लगा दिया। 1856 में उस पॉलिसी को वापस ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौसी ने कहा कि अवध के ऊपर अंग्रेज़ों को ही हुकूमत करना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तानियों को हुकूमत करना नहीं आता है। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor-General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor-General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. कंपनी ने अब प्लान कर दिया कि मुग़ल डायनासिटी का हिंदुस्तान में एंड होगा। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहा कि आज के बाद मुग़ल डायनासिटी यानी कि मुग़ल बादशाहों का हुकूमत ख़त्म होना चाहिए। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स ने
मुग़ल की बादशाहों का जो फ़ोटो था पैसों के ऊपर, ख़ास तौर पर सिक्कों के ऊपर, 1 रुपये 2 रुपये के ऊपर, जो भी जहाँ जहाँ कहीं भी मुग़ल किंग का फ़ोटो था उन सबको मिटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल जिसका नाम था डलहौजी, इसने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट इम्पीरियर ऑफ मुग़ल हैं, इसके बाद जो है क्या होगा, फैमिली ऑफ किंग रेड फोर्ट, आउट ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा, ख़ास तौर पर जो उसका लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों का, इसने कहा कि हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों का लास्ट रूलर बहादुर शाह ज़फ़र हैं, तो बहादुर शाह ज़फ़र को हम क्या करेंगे और उसके बाद आने वाले सारे बादशाहों को हम बादशाह नहीं मानेंगे और बहादुर शाह ज़फ़र को रेड फोर्ट से बाहर निकाल देंगे। बहादुर शाह ज़फ़र रेड फोर्ट में नहीं रह सकता है और उसको दिल्ली में किसी और जगह जाकर बैठना होगा। बहादुर शाह ज़फ़र, अंग्रेज़ कहता है कि लॉर्ड डलहौसी बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो रेड फोर्ट में नहीं रह सकता है, जो कि मुग़ल का लास्ट रूलर है, उसको रेड फोर्ट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, और उसको दिल्ली में किसी और कोनू में जाके बैठना है। 1857-56 में इसके बाद और एक गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग डिसाइड करता है कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है मुग़ल इम्पीरियर का लास्ट बादशाह होगा, इसकी मर जाने के बाद किसी को भी हम बादशाह नहीं मानेंगे। नहीं तो आज तक क्या होता था, अगर कोई मुग़ल का बाप मर जाते हैं तो उसकी बेटे जो है उस बादशाहियत को संभालता था। तो 1856 में अब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट रूलर हैं, इसके मर जाने के बाद जो है कोई भी दूसरा इसका लड़का या इसके ख़ानदान में से कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं बनेंगे और हम किसी को भी किंग नहीं मानेंगे। इनको हम सिर्फ शहज़ादा कह सकता है, मतलब किंग के बेटे या बेटियां, लेकिन हम इनको हिंदुस्तान का बादशाह नहीं मानेंगे। ये जो है सिर्फ प्रिंसेस होगा, ये या प्रिंस होगा या प्रिंसेस होगा, ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान का किंग नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या किया, हिंदुस्तान के बादशाहों और इसके ऊपर राजाओं के ऊपर से सारे सिस्टम्स, प्रॉपर्टी का, लैंड का, बाकी चीज़ों का, टैक्सेस का, पैसों का, सब कुछ छीन लिया गया। और इवन कि इनकी बात हाथों से बादशाहियत भी छीन लिया गया अंग्रेज़ों ने। इस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगी मुतासिर कर दिया बहुत ही बुरी तरह से। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।